बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी वो समझाऊंगा और उसके बाद जो वीडियोस होंगे उसमें मैं फिर प्रोटीन्स और लिपिड्स की डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में मैं करूँगा। ठीक है, तो डाइजेशन का मतलब है कि द ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी फिजिकल या केमिकल जो ब्रेक डाउन होता है उसको डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि किस मेम्ब्रेन के थ्रू जब हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स या फैट्स या जो भी है जो फूड हम लेते हैं वो जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं इनटू सर्कुलेशन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये हुआ, डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि द ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स फिजिकली या केमिकली दोनों का। ठीक है, तो ये हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है। ठीक है, ये माउथ से स्टार्ट होता है, फिर हमारे पास इसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, स्टमक के बाद जो है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन जिनके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, इलियम एंड जिजोनम। ड्यूडेनम, जिजोनम एंड इलियम। ठीक है, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है, कोलोन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और फिर जो है ये बाहर की तरफ एक्सक्रीट होता है जो इसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं। ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर इन्वॉल्व है, इसके अलावा गैल ब्लैडर इन्वॉल्व है और पेनक्रियाज भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जब फूड इंटर होता है। ठीक है, फूड हमारे पास इंटर होता है, हम फूड लेते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स कुछ भी हो सकता है, वो इंटर होता है बॉडी में माउथ के थ्रू। ठीक है, इसोफेगस के थ्रू वो आता है और इसकी जो है फिजिकल ये डाइजेशन होती है माउथ में। ठीक है, थ्रू मास्टिकेशन, इसकी मतलब ब्रेक डाउन होती है टूथ के जरिए। फिर जो है इसोफेगस के थ्रू ये आता है स्टमक में, स्टमक के बाद फिर ये इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज में उसी तरह ये एक्सक्रीट आउट कर देता है और मुख्तलिफ लोकेशंस पर इससे मतलब इसकी डाइजेशन होती है और फिर एब्जॉर्प्शन होती है। जो हमारे पास यूज़फुल कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो एंटर होते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। तो माउथ में हमारे पास सलाइवा रिलीज होता है और सलाइवा में अल्फा एमाइलेज होता है जो कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स करता है। यानी पॉलीसेकेराइड्स की पार्शियल डाइजेशन इसलिए करता है कि इसका ड्यूरेशन, मतलब कि जो फूड हम खाते हैं उसका ड्यूरेशन माउथ में कम होता है, तो इसलिए पार्शियल डाइजेशन उसकी होती है। फिर वो इसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है, इसोफेगस में सिर्फ ये पास होता है, इसमें कोई एंजाइम वगैरह रिलीज नहीं होता। ठीक है, स्टमक में फिर हमारे पास गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है जिसमें HCl और प्रोटीएसिस होते हैं और ये प्रोटीएसिस जो है हमारे पास हाफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स करता है। ठीक है, फिर पेनक्रियाज आता है, ये हो गया स्टमक, ये हो गया पेनक्रियाज। पेनक्रियाज हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट रिलीज करता है जो कि एसिडिटी को कम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स ये रिलीज करता है। ठीक है, जिसमें अल्फा एमाइलेज भी है और उसके अलावा लाइपेजेस भी है। ठीक है, लिवर है, लिवर हमारे पास बाइल की फॉर्मेशन करता है, बाइल एसिड्स की फॉर्मेशन करता है, और लिवर के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड पर हमारे पास गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है और ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, इस जो लिवर से बाइल बनाता है इसको स्टोर करता है। ठीक है, जब जो बोलस होता है वो स्टमक से पास होकर स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है, वहाँ पर फिर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे पास डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्टमक से इंटर होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन तक फिर एब्जॉर्प्शन होती है, और जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स होती है वो सिक्रीट आउट हो जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स, बैक्टीरियल इलेक्ट्रोलाइट्स की वो प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। बैक्टीरियल यूटिलाइजेशन ऑफ नॉन डाइजेस्टेड एंड नॉन एब्जॉर्ब फूड, यानी जो हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो सकता बॉडी में या एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो जो मटेरियल्स होती है उसकी बैक्टीरियल यूटिलाइजेशन होती है, बैक्टीरिया उसकी ब्रेक डाउन करते हैं और वो बैक्टीरिया खुद के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एक स्केच है जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि जीआईटी में मुख्तलिफ एरियाज़ पर कौन कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। ये हमारे पास एक फूड मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कुछ भी हो सकता है, इसकी डाइजेशन हो गई। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये डिवाइड हो गया और फिर जो है ये एब्जॉर्ब होगा थ्रू मेम्ब्रेन हमारे पास सेल में, और सेल से फिर ये सर्कुलेशन में जाएगा। ठीक है, ये सर्कुलेशन में फिर जाएगा और सर्कुलेशन से के थ्रू ये बॉडी के मुख्तलिफ टिशू तक जाएगा और मुख्तलिफ टिश्यूज़ में फिर इसकी मतलब एनर्जी पर्पसेस के लिए फिर ये यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फूड मॉलिक्यूल था ये इस तरह आता है और टिश्यू तक ये थ्रू ब्लड सर्कुलेशन ये जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन इस तरह होती है कि ये जब हम थ्रू माउथ जो है कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, मैं इसको इस तरह बना देता हूँ। इसकी मास्टिकेशन के थ्रू ये स्मॉल स्मॉल मतलब पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो माउथ में क्या होता है, एक तो फिजिकल हमारे पास इसकी डाइजेशन होती है और उसके साथ साथ केमिकल डाइजेशन भी होती है जो कि ब्रीफली माउथ में होती है डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन। ठीक है, ये माउथ में ब्रीफली यानी थोड़ी सी हमारे पास माउथ में होती है और ज़्यादा जो है हमारे पास फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होती है। अच्छा, तो ये जो हमारे पास
कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये ग्लाइकोजन भी हो सकता है, स्टार्च भी हो सकता है और डायरेक्टली ग्लूकोज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास ये ग्लाइकोजन है तो फिर इसकी फर्दर हमारे पास ग्लूकोज में कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो ये माउथ में क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया कि माउथ में हमारे पास अल्फ़ा एमाइलेज होता है। अल्फ़ा एमाइलेज ये सलाइवा में होता है और ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल ये करता है, ठीक है। ये हमारे पास एक ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है सिंपल। इसमें ये स्ट्रेट चेन है, यानी नॉन रिड्यूसिंग चेन जो है, इसमें अल्फ़ा 1,4 बाइंडिंग इस तरह स्ट्रेट चेन में होता है, ठीक है। और जो ब्रांच होता है उसमें अल्फ़ा 1,6 बाइंडिंग होती है, ठीक है। फिर इस तरह अल्फ़ा 1,4, ठीक है। तो इसकी ये जो हमारे पास मोनोमर्स है, ठीक है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये, डाइजेशन में ये जो सारा ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है ये इस तरह मोनोमर्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये किस तरह होता है, इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है उनको कहते हैं ग्लाइकोसाइडेसिस। ग्लाइकोसाइडेसिस का मतलब ये है, ये जो बांड है हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो ये ब्रेक करता है, ठीक है। ये एंजाइम जो है ये इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। इसमें सलाइवरी अल्फा एमाइलेज है जो कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो एक ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है ये आ गया, ठीक है। तो इसकी मतलब डिग्रेडेशन करता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट। फिर ये फर्दर ये नहीं कर सकता, मतलब कि कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ से हटा देता है लेकिन बाकी ये नहीं कर सकता। ये लिमिट डिस्टेंस का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल में। और ये स्ट्रेट चेन जो है इससे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को रिमूव करना इसके लिए इजी होता है। लेकिन लिमिट डिस्टेंस का मतलब ये है कि जो ब्रांच हमारे पास बना होता है, अल्फा 1,6 बॉन्डिंग होती है पहले वाले ग्लूकोज में, और फिर हमारे पास ये पहला वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारे पास ये एरिया, ये लिमिट डिस्टेंस है। यानी अगर ये पहला वाला जो एंजाइम है ये अगर आएगा और यहाँ से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हटाएगा, दूसरे को हटाएगा, तो यहाँ जब 4 मॉलिक्यूल वाला रीजन आएगा तो फिर ये यहाँ से ग्लूकोज को नहीं हटा सकता, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। तो लिमिट डिस्टेंस तक ही ये महदूद रहता है। और ये माल्टोट्रायोज और माल्टोज की मतलब ये ग्लाइकोजन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, बाकी इसकी डिग्रेडेशन नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरे नंबर पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज है, इसका भी सेम फंक्शन है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की ब्रेकेज इसका फंक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ओलिगोसेकेराइडेज जो कि ओलिगोसेकेराइड्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल को वो सेपरेट करता है, और डाइसेकेराइड जो है, डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइड्स मतलब दो जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं उनको, उनमें बॉन्डिंग को ब्रेक करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये डाइजेशन तो इसी तरह होती है, ठीक है, इन चारों एंजाइम्स के थ्रू ये डाइजेशन होती है, ठीक है। अब जो इसके बाद है एब्जॉर्प्शन। लेकिन इससे पहले कुछ बातें हमारे पास ये है कि हमारे पास जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है इसकी कुछ हमारे पास डाइजेशन वो माउथ में होती है थ्रू अल्फा एमाइलेज। फिर जो है ये जो बोलस बना होता है ये इस तरह आता है थ्रू इसोफेगस। जब स्टमक में ये आते हैं तो स्टमक में इनकी डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि स्टमक में जो एसिडिटी होती है वो हाई होती है और पीएच वहाँ पर लो होता है, ठीक है। और इस पीएच पर हमारे पास ये जो अल्फा एमाइलेज होता है ये वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। तो अल्फा एमाइलेज यहाँ पर स्टमक में नॉन फंक्शनल होता है, तो ये बोलस क्या करता है, विदाउट एनी डाइजेशन ये इंटर हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह होता है कि हमारे पास जो पेनक्रियास है, ठीक है, ये जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास क्या करता है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को रिलीज़ करता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट स्मॉल इंटेस्टाइन में एसिडिटी को लो करता है और पीएच को ये हाई कर देता है, ठीक है। तो इस पीएच पर फिर हमारे पास पेनक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जो है वो एक्ट कर सकते हैं और वो इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स की फर्दर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्टमक में कोई इसकी नहीं होती डाइजेशन। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या होता है, पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज के थ्रू वो इसकी ब्रेक डाउन होती है। लेकिन ये पेंक्रियाटिक अल्फा एमाइलेज जो है, ठीक है, ये एंजाइम भी हमारे पास इस वाले ये जो बॉन्डिंग है, ठीक है, अल्फा 1,6 वाले बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर सकता, ठीक है। ये फिर ओलिगोसेकेराइडेसिस और जो हमारे पास डाइसेकेराइडेसिस है उसके थ्रू ये होता है, ठीक है। अब यहाँ तक तो डाइजेशन हो गई, ठीक है, इन चारों एंजाइम्स के थ्रू ये डाइजेशन हो गई। अब हमारे पास इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है, किस चीज़ में, ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, फिर इसके बाद जिजुनम स्टार्ट होता है और फिर इलियम। और हमारे पास बहुत सारे कैपिलरीज जो है वो सराउंड करती है इंटेस्टाइन्स को, ठीक है। तो उन कैपिलरीज में ये एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स और ये थ्रू सर्कुलेशन मुख्तलिफ टिश्यूज़ में जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन हमारे पास मेनली ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज की वो इसी तरह इजी होती है, ठीक, इजीली। तो इसमें जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सॉरी ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो हम इंटर करते हैं बॉडी में, ये आखिर में किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोसेकेराइड्स में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मोनोसेकेराइड्स में जो कि हमारे पास है ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है और फिर इसकी क्या होगी, इस ब्लड में इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है।
ये हमारे पास मोनोसेकेराइड्स है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, और ये क्या होंगे ब्लड में, ये जाएंगे। तो इसका ये जो जाना है इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन में ज़्यादातर हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। 80% हमारे पास ग्लूकोज वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे पास ड्यूडिनम, ये जो हमारे पास ड्यूडिनम है, और फिर ये इसके बाद जो है जीजोनम है। तो अपर पार्ट ऑफ द जीजोनम एंड ड्यूडिनम में ये एब्जॉर्ब होता है टू ब्लड सर्कुलेशन। तो एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो हमारे पास गैलेक्टोज का सबसे ज़्यादा है। गैलेक्टोज का है 110, ग्लूकोज का है 100। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो ये 43 फ्रक्टोज का, और मेनोज का 20, और हमारे पास जाइलोस का जो है वो 15, और हमारे पास 9 जो है वो अरबिनोस का, ठीक है। तो जो हमारे पास हेक्सोजेस है यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, इनकी एब्जॉर्प्शन रेट हमारे पास वो ज़्यादा है, ठीक है। बनिस्बत हमारे पास जो पेंटोजेस है उनकी वो एब्जॉर्प्शन रेट वो कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें। तो एब्जॉर्प्शन इस तरह होती है कि ये सिंपल ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास इंटेस्टाइनल ल्यूमन में प्रेजेंट है। ये जो इंटेस्टाइन है ना, इसकी मतलब ये एपिथेलियल लेयर है, ठीक है, इस तरह। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ल्यूमेन से एंटर होते हैं सेल में, और फिर सेल से एंटर होते हैं सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर ये बड़ा मैंने बना दिया है, ये हमारे पास इंटेस्टाइनल ल्यूमेन है, ये हमारे पास वो एपिथेलियल सेल है जो कि इंटेस्टाइन के वाल में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे पास एक कैपिलरी है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल ये क्या करता है, ये अब एंटर करेगा सेल में, ठीक है। हमारे पास जो म्यूकोसल सेल है, ठीक है। तो ग्लूकोज इसकी एंट्री जो है हमारे पास वो डायरेक्टली नहीं होती, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये ग्लूकोज जब एंट्री करता है तो इससे पहले एक और हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल ल्यूमन म्यूकोसल सेल के मेम्ब्रेन में, कि सोडियम पोटाशियम एटीपेज, ये एटीपी को यूज़ करता है, ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो सोडियम है ये इसके थ्रू जो है बाहर जाता है, ठीक है। सोडियम यहाँ से बाहर जाता है, और हमारे पास बदले में पोटाशियम जो होता है, पोटाशियम वो एंटर करता है टू द सेल, ठीक है। और यहाँ पर ये सोडियम जब बाहर जाता है तो ल्यूमन में इसकी कंसंट्रेशन ये रेगुलेट करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपेज। तो ये सोडियम फिर क्या करता है, ये एंटर होता है इस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर में, और ये इस अपने साथ जो है ग्लूकोज को भी इंटर कर देता है सेल में, ठीक है। तो इसी तरह ये एक सिम्पोर्ट है, यानी दोनों ये ट्रांसपोर्ट होते हैं इनसाइड द सेल, ठीक है। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी इंटर हो गया, और सोडियम भी इंटर हो गया। अब ये सोडियम फिर इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाहर जाएगा और एटीपी को यूज़ करेगा। ये ग्लूकोज इंटर हो गया। ये जो ट्रांसपोर्टर है ये है सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ठीक है। और ये ग्लूकोज जो है एक और ट्रांसपोर्टर के थ्रू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में ये चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये मुख्तलिफ टिश्यूज़ में जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गई ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये सोडियम के ज़रिए हो गया, और सोडियम फिर ल्यूमेन में थ्रू सोडियम पोटाशियम एटीपेज जाता है। तो ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज जो है वो हमारे पास डायरेक्टली वो थ्रू सिंपल डिफ्यूजन जो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू वो एंटर होता है म्यूकोजल सेल में, और फिर वो एंटर होता है सर्कुलेशन में, ठीक है। तो इसके लिए किसी ट्रांसपोर्ट सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास पेंटोसिस है, पेंटोसिस जो है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करते हैं सेल में, और फिर वो एंटर करते हैं सर्कुलेशन में। तो इसी तरह ये एब्जॉर्ब होता है, ये एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। तो डाइजेशन भी हमने पढ़ लिया और एब्जॉर्प्शन भी हमने पढ़ लिया। अब वो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास नॉन डाइजेस्टेबल है, ठीक है, यानी जिसमें फाइबर्स हैं जैसे कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन्स, लिग्निन वगैरह, तो वो हमारे पास एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ठीक है। वो इंटेस्टाइन ल्यूमेन में प्रेजेंट्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, वहाँ पर वाटर की वो एब्जॉर्प्शन करते हैं फ्रॉम द सेल टू द ल्यूमेन, और फिर वो डायरिया काज करता है, ठीक है। अब अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में एबनॉर्मेलिटी होगी डाइजेशन में, ठीक है, डाइजेशन में आप याद रखें कि क्या होता है, फिर मोनोसेकेराइड्स नहीं बनते बल्कि डाइसेकेराइड्स वो बन जाते हैं। वो डाइसेकेराइड्स क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकते सेल में, वो डाइसेकेराइड यहीं पर रह जाते हैं, ठीक है। ये इस ल्यूमेन में वो रह जाते हैं बहुत सारे। तो फिर वो क्या करता है, फ्लेटुलेंस काज कर सकता है, जिसमें इंटेस्टाइनल मोटिलिटी ज़्यादा हो जाती है, क्रैम्प्स होते हैं, और इरिटेशन, एब्डोमिनल पेन वगैरह होता है, ठीक है। तो लेक्टोज इंटॉलरेंस का मतलब यह है, लेक्टोज हमारे पास एक डाइसेकेराइड है, ठीक है। लेक्टोज हमारे पास डाइसेकेराइड है, लेक्टोज। अगर लेक्टोज के लिए हमारे पास लेक्टेज यानी ये एंजाइम नहीं होगा जो हमारे पास इस डाइसेकेराइड को ब्रेक करता है इनटू टू मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। हमारे पास टू मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होता है, फिर ये मोनोसेकेराइड एब्जॉर्ब होते हैं। अगर लेक्टेज नहीं होगा, ये सॉरी ये इस तरह होता है, अगर लेक्टेज नहीं होगा तो ये लेक्टोज मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं होगा, और फिर इस डिजीज़ को कहते हैं लेक्टोज इंटॉलरेंस, ठीक है।
तो इसमें लैक्टोज इंटॉलरेंस में लैक्टोज की डाइजेशन नहीं होती और ये फिर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। तो इससे बहुत सारे मसले क्रिएट हो सकते हैं, फ्लैटुलेंस की तरफ ये जा सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो लैक्टोज है उसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल सेम है, वो भी इसी तरह ग्लूकोज की तरह वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, लैक्टोज। और एक ये हमारे पास फ्लोरिजीन जो है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इस ट्रांसपोर्टर को, ठीक है। और ये फिर एब्जॉर्प्शन आपके लैक्टोज एंड फ्रक्टोज को ये इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रोटीन्स और फिर लिपिड्स की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वो किस तरह होती है, ठीक है। तो थैंक यू।